भाजपा के पावर में आने के बाद कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। बहुत साल तक तो उन लोगों ने लोकपाल का एक्ट तो आ गया था, लेकिन लोकपाल बनाया नहीं। मेनली तो सरकार ही सेलेक्ट कर रही थी। तो सरकार ने ऐसे जजेस या ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जिनके बारे में उनको पता था कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार पे कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेंगे। बड़े बड़े बंगले, अरविंद ने तो अपने बंगले पर 45 करोड़ खर्च कर दिए उसको रेनोवेट करने में। नोएडा में तो फिर भी स्कूल के काम बगैर पैसा दिए हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में तो कोई काम बगैर पैसा दिए हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि ये सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए, सीनियर जूनियर का। कोई उसकी जरूरत नहीं है। The New Indians presents Law and Justice by Vedic Legal in association with Vedic Legal and Company and the Senate of Jurists. नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लॉ एंड जस्टिस। आज हमारे जो मेहमान हैं वो है सीनियर एडवोकेट मिस्टर प्रशांत भूषण। आइए जानते हैं उनसे लॉ और जस्टिस के मायने। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। सर, आप एक वकील हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं। आपकी ये इमेज एक्टिविस्ट वाली कैसे बनी? तो मैं शुरू से पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज में इंटरेस्टेड था जी। तो बहुत पहले मैंने एक देहरादून लाइमस्टोन माइनिंग केस किया था जी जी। जिसमें एनवायरनमेंटल इश्यूज थे। उसके बाद फिर मैं बोफोर्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। फिर मैं यूनियन कार्बाइड के गैस लीक वाले केस में इन्वॉल्व हो गया था। उसके बाद फिर ये बोफोर्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो उस पर मैंने एक किताब भी लिखी थी। फिर कुछ केसेस वगैरह भी करने पड़े जी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन को बंद किया जा रहा था बेईमानी से। उसके बाद फिर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का केस आया, वो मैंने किया। और फिर बहुत सारे केसेस, चाहे वो एनवायरनमेंटल इश्यूज़ पर हों, चाहे वो सिविल राइट्स पर हों, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी ड्वेलर्स के हों या रेडी पटरी वालों के हों या फिर रिक्शा वालों के हों, साइकिल रिक्शा वालों के, जी, वो सब भी किए। और फिर बहुत सारे करप्शन के केसेस भी किए, जैसे 2G, कोलगेट, जिसमें कि भ्रष्टाचार। तो फिर कई सारे केसेस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए भी किए कि भाई इन इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए। पुलिस के इंस्टीट्यूशन, CBI, ED, इसी तरह से ये जो CAG, इलेक्शन कमीशन, जी, पुलिस, इन सब को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, क्या करना चाहिए। तो इस वजह से मैं क्योंकि प्राइमरीली पब्लिक इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेता हूँ, तो धीरे धीरे करके मैंने ज़्यादातर वही केसेस लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट के थे और हर तरह के पब्लिक इंटरेस्ट के। तो भूषण साहब, तो आप ये सब केसेस प्रो बोनो करते हैं कि इसकी फीस आप चार्ज करते हैं? नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के जो केसेस हैं वो सब प्रो बोनो करते हैं, लेकिन मैं थोड़े से और भी केसेस करता हूँ जो निजी लोगों के केसेस हैं, उनमें मैं फीस चार्ज करता हूँ। जी। आपने जैसे बताया कि आप करप्शन के अगेंस्ट आपने केसेस किए हैं, PIL की है, तो क्या आपको यही करप्शन एक्टिविस्ट की इमेज पॉलिटिक्स के टुवर्ड्स ले गई? आप अन्ना हजारे के आंदोलन में भी शामिल थे, क्या था वो दौर, हमें बताइए। हाँ, तो उस समय हम लोग को ये लगा कि एक करप्शन पर लगाम लगाने के लिए एक एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन होने की ज़रूरत है, जो कि एम्पावर्ड हो, जिसकी अपनी इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी हो और जो खासकर उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को इन्वेस्टिगेट कर सके। जी। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि इस पर एक पब्लिक मूवमेंट खड़ा होना चाहिए और उसके लिए हम लोगों को पूरा सोल्यूशन लेकर प्रेजेंट करना होगा कि भाई किस तरह का ओम्बुड्समैन वो कैसे काम करेगा, उसकी क्या पावर्स होंगी
वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने एक ड्राफ्ट लोकपाल बिल बनाया और फिर उसके ज़रिए हम लोग पब्लिक के पास गए और फिर इसको काफ़ी सपोर्ट मिला। ये दूसरी बात है कि इसमें बहुत सारा सपोर्ट जो है भाजपा की जो आरएसएस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों ने दिया। उस समय तो मैंने इतना गौर से मैं देख नहीं रहा था जी। लेकिन उनका तो एक वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट था। वो तो ये चाहते थे कि भाई इसके ज़रिए कांग्रेस की सरकार को गिरवा दें और उसके ज़रिए वो भाजपा पावर में आ जाए, और काफ़ी हद तक यही हुआ अनफॉर्चुनेटली। और भाजपा के पावर में आने के बाद कोई भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ बहुत साल तक। तो उन लोगों ने लोकपाल का एक्ट तो आ गया था लेकिन लोकपाल बनाया नहीं। और फिर जब हम लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट गए लोकपाल बनवाने के लिए और उनको बनाना पड़ा तो उन्होंने ऐसे ही बोगस लोकपाल बना दिया जी। जिसका कोई ख़ास यूटिलिटी निकली नहीं। ये बोगस लोकपाल के बारे में कुछ बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलती करी, किसको बना दिया? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सरकार ने। जी। मेनली तो सरकार ही सेलेक्ट कर रही थी। तो सरकार ने ऐसे जजेस या ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जिनके बारे में उनको पता था कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार पे कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेंगे और कम से कम सरकारी भ्रष्टाचार पर कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेंगे। तो विद द रिज़ल्ट कि इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम रही जो लोकपाल इन्होंने बनाया कि कोई उनके पास जाता ही नहीं है भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, हार्डली कोई जाता है। तो जितना आपने काम किया, क्या आपको लगता है कि सब धरा का धरा रह गया कि उससे कुछ आगे निकल के आया निष्कर्ष? नहीं, अनफॉर्चुनेटली उस काम से कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला है और इनफैक्ट उससे एक तरह का थोड़ा नुकसान ही हो गया जी। क्योंकि भाजपा उसके ज़रिए पावर में आ गई और भाजपा में तो भ्रष्टाचार के अलावा कम्युनलिज्म को इतना बढ़ावा दे दिया और सारे इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे करके ध्वस्त कर दिया, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, सबको धीरे धीरे वो ध्वस्त करते चले गए। तो इसलिए उस पूरे मूवमेंट का अगर आज आप देखें तो देखने में ये दिखाई देता है कि उससे कोई बहुत पॉजिटिव तो कुछ निकला नहीं बल्कि थोड़ा उसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट हो गया। एक नई पार्टी निकल के आई इस मूवमेंट के बाद, आपका उस पार्टी में क्या रोल था? नहीं, मैं तो उसका फाउंडर मेंबर था और शुरू में उसके वो प्रेसिडियम जो हम लोगों का 9 मेंबर प्रेसिडियम था उसका मेंबर भी था और इनके जो डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन भी था जो उनकी उच्च स्तरीय डिसिप्लिनरी कमेटी है। लेकिन बाद में वो पार्टी पूरी अरविंद केजरीवाल ने कंट्रोल कर ली और अरविंद ने वो सारे ही प्रिंसिपल्स जिस पर वो पार्टी खड़ी करी गई थी, उसका आइडिया तो ये था कि एक ये ऑल्टरनेटिव टाइप की पार्टी होगी जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करेगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली फंक्शन करेगी, डेमोक्रेटिकली फंक्शन करेगी, खुद अपना लोकपाल बनाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन वो सब छोड़ दिया और वो तो बिल्कुल इसी तरह की पावर पॉलिटिक्स में लग गया जिस तरह की और पार्टीज़ करती हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो आपने किन हालातों में आप पार्टी छोड़ी? कई सारे चीज़ें हमने देखी जब उसने, जैसे हम लोगों ने पार्टी की पॉलिसी बनाने के लिए 34 एक्सपर्ट बॉडीज़ बनाई थी जिन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी। उसके बाद हम लोगों को पार्टी की पॉलिसीज़ बनानी थी तो उन रिपोर्ट्स पर विचार विमर्श करके अब पार्टी की पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी थी। उसने बोला कि नहीं, हमको पॉलिसी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब कोई मुद्दा आएगा उस समय हम स्टैंड लेंगे, जो हमको एक्सपीडियंट होगा वो स्टैंड लेंगे। और वो सारी रिपोर्ट जो हैं कूड़े में डाल दी गई। अच्छा। जो 2015 का इलेक्शन हुआ उसमें बहुत सारे जो व्हीलर डीलर टाइप के लोग थे, रियल एस्टेट डीलर्स, उन लोगों को टिकट दे दिए क्योंकि वो लोग पैसा खर्च करने की स्थिति में थे। तो मतलब जिस तरह के कैंडिडेट्स हमारी पार्टी को रखने चाहिए थे वो नहीं रखे गए। उसके अलावा एक तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हुई कि
एक आम आदमी पार्टी वॉलंटियर एक्शन मंच बना, जी। वॉलंटियर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उनको लग रहा था कि भाई वॉलंटियर्स की बात नहीं सुनी जा रही, तो हम लोग इस मंच के ज़रिए पार्टी में अपनी बात रखेंगे। अरविंद को लगा कि ये पार्टी के अंदर वॉलंटियर्स का रिवोल्ट हो रहा है और इसको क्रश करने की ज़रूरत है। तो उसने एक झूठा एसएमएस उस आम आदमी पार्टी वॉलंटियर एक्शन मंच के लीडर के नाम से चलवा दिया कि भाई ये आम आदमी पार्टी बेकार हो गई है, हम लोगों को सबको छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अच्छा। और उसके ज़रिए उसने उस जो उनका लीडर था अवाम का, उसको सस्पेंड कर दिया। तो वो हमारे पास आया, जब क्योंकि हम डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड थे। जी। तो उसने बोला कि ये तो एसएमएस मैंने भेजा ही नहीं है, आप इसकी जांच करवा लीजिए। हमने अरविंद से बोला कि इसकी जांच हम लोगों को करवा लेनी चाहिए। उसने बोला हम क्यों जांच करवाएं। तो फिर हमने एसी से बोला कि भाई अच्छा, तुम पुलिस में एफआईआर फाइल करो, हम कोशिश करते हैं कि पुलिस में के थ्रू इसकी जांच हो जाए। जी। तो फिर पुलिस के थ्रू उसकी जांच जब करवाई गई तो पता लगा अरविंद के ही एक आदमी ने वो एसएमएस भिजवाया था, उसने नहीं भिजवाया था। तो ये तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम थी ना कि आप फैब्रिकेशन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिफेम योर ओन वॉलंटियर। तो उसके बाद फिर हमको लगा कि भाई ऐसी पार्टी में तो हम नहीं रह सकते। और अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी पूरी अरविंद के कब्जे में आ गई थी, स्पेशली जब वो 2015 का इलेक्शन जीत गया। इस सब में अन्ना हजारे का क्या हुआ? देखिए, अन्ना हजारे को कुछ भी करने के लिए बिल्कुल सपोर्ट की ज़रूरत थी कि जो सब उनका ऑर्गेनाइज करे वगैरह वगैरह। जब तक ये अरविंद और ये मनीष वगैरह उनका ऑर्गेनाइज कर रहे थे तब तक वो चल रहे थे उनका। जब इन लोगों ने छोड़ दिया तो अन्ना हजारे बैठ गए। अन्ना हजारे के लिए अपने दम पर कुछ कर पाना उस समय मुश्किल था। He was dependent upon the logistic support provided by people like Arvind, Manish, और जो हम लोगों का जो भी पार्टी मशीनरी थी, पार्टी मशीनरी नहीं, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो मशीनरी थी, हाँ, उसके थ्रू। जी। इसलिए जब वो सपोर्ट ख़त्म हो गया, जब इनको लगा कि भाई हम ऐसे ही पावर में आ गए, तो वो सपोर्ट अन्ना हजारे की इनको ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर अन्ना हजारे को छोड़ दिया, अन्ना हजारे भी बैठ गए। जी। तो आपको नहीं लगता भूषण साहब कि अगर आप पार्टी में होते तो आपको कोई मिनिस्ट्री मिल जाती, आप आगे कुछ और बड़ा कर सकते थे? नहीं, देखिए, अगर अरविंद के साथ ही चलते रहते तब तो मिनिस्ट्री मिल सकती थी, लेकिन मुझे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तो कोई पावर, पोजीशन, पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो चाहता था कि भाई कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई अच्छा काम हो, कोई ऐसी ऑल्टरनेटिव पार्टी बने जो बड़े पैसे के दम पर ना चलती हो और वॉलंटरी पैसों के दम पर ही चलती हो, और जो ईमानदारी से अपनी पॉलिसीज़ बनाए, डेमोक्रेटिकली फंक्शन करे, ट्रांसपेरेंटली फंक्शन करे। मैं तो यही चाहता था। लेकिन जब देखा कि वो अब अरविंद ही उसका सुप्रीमो बन गया था और वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो नहीं कर रहा था, तो फिर क्या फ़ायदा था। तो आपने अपने आप ये पार्टी छोड़ी कि आपको उन्होंने ही बोला कि आप अब उन्होंने ही एक तरह से हटा दिया। लेकिन तब तक तो सिचुएशन ये हो ही गई थी कि मैं तो हटने ही वाला था। मैं ऐसी पार्टी में, जब तक तो ये था कि भाई पार्टी ठीक लोगों के हाथ में रह सकती है, तब तक तो उसमें लड़ने का कोई फ़ायदा था। जब हम लोग ये हेल्प ही नहीं कर सकते थे कि वे पार्टी अरविंद के कंट्रोल से हटा सकें, तब फिर उसमें लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। उन्होंने लगातार 2 इलेक्शंस जीते, यहाँ पे रहे। आपने उस दौरान क्या देखा कि आपको लगा कि हाँ, ये शायद ये काम इन्होंने सही किया, या वो केवल ही गलत काम ही कर रहे थे? जो आपने देखा, करप्शन क्या आप पार्टी में बहुत ज़्यादा था, या
धीरे आपको कैसा धीरे लगता है? धीरे धीरे बढ़ता गया करप्शन भी। और मुझे तो विश्वास है कि इनके खिलाफ जो ये लिकर जी वाला भी जो चार्ज लगाया गया है ये सही है। और इन्होंने जो अपना पहले बोला था कि भाई हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, बड़े बंगले नहीं लेंगे, लेकिन बाद में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, अरविंद ने तो अपने बंगले पर 45 करोड़ खर्च कर दिए उसको रेनोवेट करने में, जी जिसको जी शीश जी महल कहा जाता है। शीश महल कहते हैं उसको। हाँ तो उसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं पार्टी की। ये लोग क्लेम करते थे कि भाई हमने एजुकेशन में बहुत अच्छा किया। अब मैंने उसको बहुत क्लोजली तो नहीं देखा, जी लेकिन कई सारी चीज़ें ये इतना ज़रूर देखा कि भाई कई मायनों में जो इनका क्लेम था ये बहुत एग्जैजरेटेड था और गलत भी था। अच्छा एक तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जी इन लोगों ने जो करिकुलम वगैरह में जो चेंज किया है दिल्ली सरकार ने, ये ठीक नहीं है, रेट्रोग्रेड है। ओके उसके बाद ये देखा गया कि दिखाने के लिए ये लोग कई स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बना देते थे या क्लासरूम्स तोड़ देते थे। यानी कि अच्छा बच्चों के बैठने के लिए क्लासरूम्स में जगह नहीं है, उसकी जगह आपने उसका सरकारी स्कूल्स में स्विमिंग पूल की ज़रूरत थोड़ी थी। जी और ये दिखावा करने के लिए उसको एक सुंदर इमेज उन्होंने दे दी, अंदर ही अंदरूनी कोई काम नहीं हो रहा था। आपका ऐसा कहना है? मतलब कई चीज़ों में ऐसा दिख रहा था, जैसे कि मेरी वाइफ उस समय गई थी एक माली के डॉटर का एडमिशन कराने एक स्कूल में अशोक नगर में, जी जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल था। तो वहाँ की प्रिंसिपल ने बोला कि भाई यहाँ तो बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, दो दो बच्चों की बेंच पर तीन तीन बच्चों को हम बैठा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कई सारे क्लासरूम्स तोड़कर स्विमिंग पूल बना लिया। तो ये तो मतलब एक्चुअली देखा गया कि ऐसे कर दिया है। जी फिर मेरा एक मित्र है जो कि एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स चलाता है, जिसके स्कूल्स दिल्ली में भी हैं, नोएडा में भी हैं। वो बताने लगा कि भाई नोएडा में तो फिर भी स्कूल के काम बगैर पैसा दिए हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में तो कोई काम बगैर पैसा दिए हो ही नहीं सकता। यहाँ का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है बहुत ही करप्ट है। तो इससे ऐसा महसूस होता है कि करप्शन तो काफ़ी हो गया था आम आदमी पार्टी में। अभी आपने ये बताया कि उस समय जब आंदोलन हुआ और उसका फ़ायदा बीजेपी ने बहुत ज़्यादा उठाया और उनकी वजह से भी और करप्शन हमारी जुडिशरी में और जगहों पे आ गया था। तो आप ये मानते हैं कि आज हमारी जुडिशरी करप्ट है? हाँ, काफ़ी करप्शन तो है ही है, तो दिख ही रहा है। ये सब यशवंत वर्मा के तो फैमिली को मैं बहुत करीब से जानता था, बहुत ही अच्छी ईमानदार फैमिली जी। लेकिन यशवंत वर्मा के साथ भी ऐसा हो गया, इसका ये एक इंडिकेटर है कि जुडिशरी में करप्शन बहुत बढ़ गया है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जी। और भी जजेस के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट को तो हम लोग अमंग द मोर ऑनेस्ट हाई कोर्ट्स मानते थे, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट से भी बहुत ख़राब रिपोर्ट्स आ रही हैं जी। जुडिशरी में करप्शन के बारे में। तो जुडिशरी में डेफिनेटली करप्शन बहुत हो गया है। दूसरी एक प्रॉब्लम और हो गई है हाल में, खासकर जब से ये भाजपा सरकार आई है, कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी कम हुई है। और जुडिशरी में कई सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो कि एक कम्युनल माइंडसेट रखते हैं, जो सरकार के ज़रिए आए हैं, सरकार के कहने पर आए हैं। ऑल्दो सिलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस करते हैं जी। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि वो इंडिपेंडेंट जजेस का कई बार अपॉइंटमेंट होने ही नहीं देती जब तक उनके लोग भी ना आ जाएं। तो इसके ज़रिए इन्होंने कई सारे ऐसे कम्युनल माइंडसेट के लोग जो कि जज बनने लायक भी नहीं हैं, उनको इंडक्ट कर दिया है।
हाई कोर्ट्स में खासकर। सो जुडिशरी में बहुत एट्रिशन, डिटेरियोरेशन पिछले कुछ सालों में हुआ है जी। और जिसकी वजह से कई जगह तो हाई कोर्ट्स वगैरह ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो गए हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट लार्जली डिसफंक्शनल हो गया है, वहाँ पर कोई केस की हियरिंग कराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेंथ भी वहाँ पे कम है, बहुत कम और है, काम बहुत कम बहुत है, ज़्यादा है। काम बहुत ज़्यादा है, जजेस भी इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं, करप्ट भी हो गए हैं, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स हो गई। अभी जो ये आप बता रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा का जो केस हुआ है, उसमें जो रिपोर्ट आई है और वो अब सीधे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास फॉर्मर सीजेआई साहब ने भेज दी है, आप कितना इसको सच मानते हैं? कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि यशवंत वर्मा को फ्रेम किया गया है जैसे कि कुछ लोग ये मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि फ्रेम किया गया है। अच्छा। मुझे लगता है कि वो जो रिपोर्ट में भी, जो अभी तक रिपोर्ट अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन रिपोर्ट के बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स, उसमें यही बोला गया है कि उस कमेटी ने ये पाया कि हाँ पैसा वहाँ था, पाया गया था। तो वो प्रॉबेबली सही है कि वहाँ पैसा पाया गया था, एंड देयरफॉर उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो सही नहीं है। ऑल्दो रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए, रिपोर्ट का खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल। हम लोगों ने भी ये मांग करी है। तो आगे इसमें क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि एक हमें इम्पीचमेंट देखने को मिल सकता है? कि ये तो पता नहीं कि इम्पीचमेंट होगा या नहीं, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल प्रोसेस है, सरकार के ऊपर है कि वो करें कि ना करें। लेकिन मेरी राय में एफआईआर तो होनी चाहिए। अगर ये रिपोर्ट है जी, तो एफआईआर होनी चाहिए, इसका इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सीबीआई के द्वारा। और दूसरी बात, वो रिपोर्ट तो बाहर आनी ही चाहिए। जी जी जी। इम्पीचमेंट होगा या नहीं होगा ये तो इन पॉलिटिशियंस के ऊपर डिपेंड करता है। जी। आपको ऐसा लगता है कि अभी अपॉइंटमेंट्स सरकार कर नहीं रही है? जितने वकील अभी इस समय प्रोफेशन में आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखते हैं जज की पोस्ट लेने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, दो कैटेगरी के वकील हैं। एक तो वो हैं जो नेशनल लॉ स्कूल्स वगैरह के जो टॉपर्स वगैरह हैं, जो ज़्यादातर ये चाहते हैं कि किसी लॉ फर्म में खूब शुरू से ही खूब पैसा मिलने लगे। कॉर्पोरेट लॉयर्स तो 3-4 लाख रुपए अगर उनको सैलरी शुरू से मिलने लगती है तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं पैसे के लोभ में। दूसरी बात, ये जो जुडिशल सर्विस के इम्तहान हो गए हैं ना, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स हो गई हैं जी। वैसे तो जुडिशल सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है। अगर ईमानदारी से उसके इम्तहान हो, सिलेक्शन हो, तो बहुत सारे लोग जुडिशल सर्विस में जाएंगे। और मेरा तो ये मानना है कि कायदे से हाई कोर्ट्स में भी अधिकतर अपॉइंटमेंट्स जुडिशल सर्विस के थ्रू ही होने चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जुडिशल सर्विस के एग्ज़ाम्स और सिलेक्शंस ईमानदारी से हों, प्रॉपरली हों। अभी मैं बहुत सारे केसेस कर रहा हूँ जिसमें हर तरह की धांधली हो रही है, बेईमानी भी हो रही है, इनकॉम्पिटेंस भी है इनके एग्ज़ाम्स और सिलेक्शन में। और ये तो एक कॉमन चीज़ दिख रही है कि जैसे अगर 80 वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं तो उसमें से 10-20 ही भरी जाती हैं। 50 वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं तो 5-10 ही भरी जाती हैं। ये तो बहुत डिफरेंस हो गया। हाँ, 20%, ओनली 20% वैकेंसीज जितनी एडवर्टाइज होती हैं उतनी भरी जा रही हैं। बाकी लोगों को वो फेल कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोगों को फेल कर रहे हैं जो कि अच्छे अच्छे नेशनल लॉ स्कूल से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, उन लोगों को फेल कर रहे हैं। तो ये तो ऑब्वियसली इनके सिलेक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ गई है। इसको ठीक करना पड़ेगा, तब फिर बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग
जुडिशल सर्विस के लिए ऑप्ट करेंगे, और हमको तो जजेस का नंबर संख्या बढ़ानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कौन सिलेक्ट करता है, कौन होते हैं इनके सिलेक्टर्स? अब कुछ स्टेट्स में तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, लेकिन ज़्यादातर हाई कोर्ट्स के अंडर होता है। हाई कोर्ट जजेस करते हैं? हाई कोर्ट जजेस खुद नहीं करते, हाई कोर्ट के अंडर होता है, लेकिन वो यूजुअली डिस्ट्रिक्ट जजेस वगैरह पेपर बनाते हैं और चेक करते हैं जी। और उसमें बहुत गड़बड़ी हो रही है पेपर बनाने में, चेक करने में, मार्किंग करने में। और ये तो यूनिफॉर्मली देखा जा रहा है कि अननेसेसरीली लोगों को फेल किया जा रहा है उसमें, बिल्कुल अननेसेसरी। इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है? क्यों? तो एक नेशनल जुडिशल सर्विस होनी चाहिए और उसमें सिलेक्शन के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टाइप की बॉडी बननी चाहिए, जुडिशल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि जजेस का सिलेक्शन करे बहुत लार्ज स्केल पर, प्रॉपर एग्जाम हो। और वहीं से लोअर जुडिशरी से ही ऊपर उठ के, लोअर जुडिशरी से डिस्ट्रिक्ट जजेस से हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ज़्यादातर ऐसे ही जाएं बजाय ये डायरेक्ट लॉयर्स के। जैसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में 100 वैकेंसीज हैं जी। अगर आप बोलें कि हम 100 लॉयर्स को ढूंढ लें जो जज बनाने लायक हो, हम नहीं ढूंढ पाएंगे, और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये लोग नीचे से ऊपर उठा कर लाते और शुरू से ही ठीक अपॉइंटमेंट्स करते तो डेफिनेटली 100 जजेस को आप ऊपर भेज सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस से। सो वो सिस्टम होना चाहिए, बट उसके लिए ज़रूरी है कि सिलेक्शन एट द लोएस्ट लेवल ठीक हो बिल्कुल, और उसके बाद भी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो भी सिलेक्शन ठीक हो। तो जैसे हाई कोर्ट में जजी करने के लिए कहा जाता है आपको 10 साल की प्रैक्टिस, 20 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जो नीचे जुडिशरी से आते हैं उनको तो काफ़ी समय लग जाता होगा काम समझने में हाई कोर्ट का। तो ये एक तरीके से एक समय की बर्बादी आपको नहीं लगती कि पहले वो आएँ, उनको भी वो सीनियर जजेस के साथ बैठते हैं, फिर वो काम सीखते हैं, और बाय द टाइम वो काम सीख जाते हैं उनकी रिटायरमेंट आ जाती है। तो ये भी तो एक तरीके का विशियस सर्कल है जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, और बार से अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो पढ़ाई करके, सिर्फ किताबी पढ़ाई करके ऊपर बैठ जाते हैं, वो भी एक गलत प्रोसेस है? कुछ तो साल प्रैक्टिस के चाहिए हमें। नहीं, प्रैक्टिस के ज़रूरी नहीं है। आप अगर किसी जने को मेरा तो ये मानना है कि देखिए, जज में मेनली आपको 4-5 क्वालिटीज़ चाहिए। एक तो कॉमन सेंस, रोबस्ट कॉमन सेंस, एक गुड इंटेलिजेंस, दूसरा फेयर नॉलेज ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा या चौथा जुडिशल टेम्परामेंट, पांचवा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशो इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द कंट्री। अगर आप इन 5 पैरामीटर्स पर लोगों के लिए एक अच्छा एग्ज़ाम डिज़ाइन करें, टेस्ट डिज़ाइन करें, और उसके थ्रू आप सिलेक्शन करें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन करें जो कि जिन्होंने LLB किया हुआ है। अच्छा। आप जैसे यूपीएससी में सिलेक्शन होता है IAS वगैरह के लिए, आप जो बेस्ट लोग हैं जिनमें कॉमन सेंस, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, जुडिशल टेम्परामेंट है, उनको सेलेक्ट करिए। लॉ तो आप उनको 1 साल की अगर आप अच्छी जुडिशल एकेडमी में ट्रेनिंग दें तो उसमें इतना लॉ सीख जाएंगे कि वो लोअर कोर्ट के, सिविल कोर्ट्स के जज बन सकें। उसके बाद फिर वो एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, वहाँ पर जज बन के, और एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, और फिर आप उनको डिस्ट्रिक्ट जज बना सकते हैं जी। फिर उसके एक्सपीरियंस से आप उनको हाई कोर्ट जज बना सकते हैं। तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होनी चाहिए। वैसे तो खैर मेरा तो ये मानना है कि अब जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रेस कर रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली लॉयर्स का सिर्फ काम नहीं, जजेस का काम भी ह्यूमन जजेस से बेहतर तरीके से कर पाएगा। जैसे आज
फैक्ट फाइंडिंग के लिए अगर आप एआई को यूज़ करें तो वो ह्यूमन फैक्ट फाइंडर से बेटर जॉब कर रहे हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी तरह से मेरा ये मानना है कि 2 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डू अ बेटर जॉब इन डिसाइडिंग केसेस They will write judgments? yes, much better, and decide disputes very quickly, much more fairly, much more rationally, and in an unbiased manner. Yes. तो आप ये कह सकते हैं कि जिसको अगर कंप्यूटर अच्छी तरीके से यूज़ करना आता है तो वो भी बढ़िया जज बन पाएगा, क्योंकि कीवर्ड्स डाल के आप वो कुछ तो भी छोड़ निकाल दीजिए, मैं तो देंगे। ये कह रहा हूँ कि आपको ह्यूमन जजेस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन जजेस में तो हर तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बायसेस होते हैं, तरह तरह के इमोशंस होते हैं, सो बेईमानी भी होती है, कई बार करप्शन होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तो आप यू कैन डू अ मच बेटर जॉब इन माय व्यू। अभी आप इतने साल से वकालत कर रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, अभी कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं सीनियर डेजिग्नेशन के लिए भी। आपको क्या लगता है कि एक सीनियर डेजिग्नेशन के लिए क्या सिर्फ प्रैक्टिस या आपके कितने केसेस बुक्स में छपे हैं या जजेस आपको कितना जानते हैं, क्या सिर्फ वही काफ़ी होता है? बहुत से लोग रह जाते हैं जो डिज़र्व करते हैं सीनियर बनना। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये सिस्टम ही ख़त्म कर देना चाहिए सीनियर जूनियर का। कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। लॉयर हैं तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। अब वो सीनियर बनने से तो इतना बोगस सिस्टम हो गया है, इतना नेपोटिस्टिक सिस्टम हो गया है, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। मैंने तो बिल्कुल शुरू से ही तय कर लिया था कि मैं तो कभी सीनियर बनने के लिए अप्लाई ही नहीं करूँगा। जी। इतना रॉटन सिस्टम है और इससे कुछ फ़ायदा भी नहीं है ना। तो इसलिए मेरे राय में तो ये सीनियर जूनियर का सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, ख़त्म ही कर देना चाहिए। तो आप भी एक नेपोटिज्म के थ्रू आए हैं, क्योंकि आपके पिताजी इतने बड़े वकील थे, वो भी सीनियर एडवोकेट थे। हाँ, वो थे और उसका मुझे फ़ायदा भी मिला और तरह तरह का फ़ायदा मिला, ये बात सही है। पर ये तो मतलब एक तरह से अनअवॉइडेबल है इन दी प्रेजेंट सोसाइटी। ये अनअवॉइडेबल है कि मतलब बच्चों को अपने पेरेंट्स का वो फ़ायदा मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो तो एक इनफॉर्मल फ़ायदा है। पर इस तरह से फॉर्मली अगर आप किसी को जज बना दें नेपोटिस्टिक कंसिडरेशन से, या सीनियर डेजिग्नेट कर दें नेपोटिस्टिक कंसिडरेशन से, ये थोड़ी फ़र्क तरह की चीज़ होती है। ये तो एक फॉर्मल किसी को ओहदा देना है, ये नेपोटिज्म नहीं है, ये तो एक एडवांटेज है जी। कि भाई जिसके फादर बहुत सीनियर प्रतिष्ठित लॉयर थे तो उसको ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जैसे कि जिसके पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत वेल रेड होते हैं, तो उनके बच्चों को वो फ़ायदा मिलता है कि उनको उस तरह का एक्सपोजर मिलता है जो कि और बच्चों को जिनके पेरेंट्स जो हैं इतने एजुकेटेड नहीं हैं या इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, वो फ़ायदा नहीं मिलता उनके बच्चों को। ये एक अनफॉर्चुनेट फैसेट ऑफ सोसाइटी है कि बड़ा अनइवन है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पैदाइश किस फैमिली में हुई है, किस तरह का आपका घर का एनवायरनमेंट रहा है। जी। ये एक है अनफेयर फीचर ऑफ आवर सोसाइटी। तो आप बनना चाहते थे वकील, कि आप अपनी फादर की लेगेसी में ही आपने पीछे पीछे उनके निकल गए? नहीं, मैं तो एक्चुअली पहले तो मैं इंजीनियरिंग पढ़ने गया था IIT, फिर 6 महीने के बाद वो छोड़कर मैं वापस जब आया तो मैंने 1 साल इकोनॉमिक्स बहुत सीरियसली पढ़ी। मुझे लगा कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूं। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट फ़िलासफ़ी में शिफ्ट हो गया, फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस में हो गया, तो मैंने फिर फ़िलासफ़ी और फ़िज़िक्स काफ़ी सीरियसली पढ़ी। फिर मैं PhD करने प्रिंसटन भी चला गया फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस में। फिर वहाँ से जब छोड़ कर आए तब फिर मैंने लॉ को पिकअप किया और उसके बाद लॉ किया। तो लॉ में भी मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जब मैं BA में पढ़ रहा था तब
मिसेस गांधी का इलेक्शन केस हुआ जो मैंने जी। अटेंड किया था, उस पर एक किताब भी लिखी थी। फिर ये हेबियस कॉर्पस का केस भी हुआ क्योंकि उन दिनों इमरजेंसी लग गई थी। फिर ये केशवानंद भारती का रिव्यू भी हुआ, तो मैंने ये सब अटेंड किया था। तो मुझे लगा कि हाँ, लॉ भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस समय मुझे फ़िलासफ़ी ऑफ फिज़िक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैं उस समय चला गया था पीएचडी करने। फिर आपने आके तुरंत आपने फादर साहब के साथ अपनी प्रैक्टिस फादर साहब के साथ करी, लेकिन जल्दी ही मैं पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में इंटरेस्टेड हो गया, और फिर 2-3 साल के अंदर मैं पब्लिक इंटरेस्ट केसेस ही करने लगा। मेरे फादर तो एक कॉरपोरेट लॉयर थे, जी। वेरी सक्सेसफुल कॉरपोरेट लॉयर, लेकिन मैं ऑलमोस्ट शुरू से ही ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में इंटरेस्टेड था। वो लॉ मिनिस्टर भी रहे मोरारजी देसाई के टाइम पे। आपका आगे कुछ ऐसा विचार बनता है कि अब आप लॉ छोड़ के पॉलिटिक्स ट्राई करना पॉलिटिक्स चाहते तो हैं? हम कर चुके हैं आम आदमी पार्टी में, देख लिया, पर वो पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो ये चाहता था कि कोई एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी बने, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स खड़ी हो, लेकिन अदरवाइज पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग दैट इंटरेस्ट मी। ओके। एक्चुअली आई एम बाय नेचर अ फिलोसोफर। मैंने हाल में कई साल बाद फिर से फिलोसॉफिकल इश्यूज के बारे में सोचा है। हाल में 2 आर्टिकल्स भी लिखे हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के बारे में, कि मुझे ये लगता है कि अगले 5-6 साल में आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आने वाली है जी। यानी कि ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन से इतनी ज़्यादा सुपीरियर होगी कि उसकी कैपेसिटी होगी कि ह्यूमन सोसाइटी और हमारे प्लैनेट के मैनेजमेंट को हमसे कंट्रोल ले ले, यानी कि देन वी विल बी गवर्न्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट बाय ह्यूमंस। और मेरा ये मानना है कि वो होगा, जल्दी ही होगा, और जब होगा तो अच्छा ही होगा। बहुत सारे नहीं लोग लगता कि मशीन्स जब हम पे कंट्रोल करेंगी तो ये कैसे अच्छा हो सकता होगा है? क्योंकि वो इंटेलिजेंस के आधार पर काम करेंगी, क्योंकि उनका तो यूएसपी ही होगा इंटेलिजेंस। और कोई भी इंटेलिजेंट जना अगर इमोशन से ड्रिवन ना हो, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस में बहुत सारे इमोशंस नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे कि पावर, कंट्रोल, हेट, एनवी, ये सारे इमोशंस जो हैं ये नेगेटिव इमोशंस हैं। पॉजिटिव इमोशंस 2-3 ही हैं, लव, कंपैशन, एम्पैथी। अनफॉर्चुनेटली जो लोग हमारी सोसाइटी में ये सब इमोशंस आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। हमारे एवोल्यूशन में ऐसा हुआ कि बिकॉज दीज इमोशंस मेड अस फिटर फॉर सर्वाइवल, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जिन लोगों के ये नेगेटिव इमोशंस थे कि भाई हम पावर, कंट्रोल रखना चाहते हैं, खूब पैसा चाहते हैं, वगैरह वगैरह, वही लोग सोसाइटी में पावर की पोजीशंस में आते चले गए, और वही लोग आज पॉलिटिक्स को और हमारी बिजनेसेस को डोमिनेट कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों ने हमारी सोसाइटी को इस सिचुएशन में ले आए हैं जहाँ पर वी आर फर्स्टली फेसिंग ए क्रिटिकल थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द अर्थ इटसेल्फ, फॉर बोथ रीजंस कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, वॉर्स तो हो ही रही हैं, कभी भी वो वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। दूसरी बात, हमारा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इससे भी हमारा पूरा प्लैनेट थ्रेटन हो गया है, वो भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर प्योर इंटेलिजेंस डिवॉइड ऑफ इमोशंस, बिकॉज दिस आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस विल बी प्योर इंटेलिजेंस डिवॉइड ऑफ इमोशन, नो इमोशन। ये लोग जो डिसीशंस लेंगे, जो काम करेंगे, इन माय व्यू
they will be better even for humans. क्योंकि एक चीज़ जो कोई भी इंटेलिजेंट जना समझता है वो ये है कि हमको दूसरे को नुकसान पहुंचा के हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ये तो हमारे इमोशंस हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि भाई इसको नुकसान पहुंचा दो, ये हमसे छोटा हो जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाओ। ये कोई इंटेलिजेंस का काम नहीं है। देयरफॉर मेरा ये मानना है कि अगर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आता है तो वो ह्यूमैनिटी के लिए ख़राब नहीं होगा, बेहतर ही करेगा। तो आपको लगता है जुडिशरी भी इमोशंस पे चलती है? बहुत इमोशंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, हर चीज़ है उसमें, हर तरह के प्रॉब्लम्स हैं। करप्शन, नेपोटिज्म, सब चीज़ों पर चलती है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जज बन जाए तो इट विल डेफिनेटली इन माय व्यू डू अ बेटर जॉब। तो आपको नहीं लगता कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने कोई वकील आर्ग्यू करेगा, परस्यू करने की कोशिश करेगा, वकील की ज़रूरत ही नहीं होगी, वकील की क्या ज़रूरत होगी? आप तो पूरा एक एरा ही खत्म कर देना चाहते हैं। नहीं, खत्म होने ही वाला है। देखो जी, लॉयर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, अकाउंटेंट्स, किसी की ज़रूरत नहीं होगी। सब फिर हम कुछ। क्या करेंगे? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक आदमी है निक बॉस्ट्रम, उसने अभी किताब लिखी है डीप यूटोपिया, जिसमें यही सवाल एक्सप्लोर किया है कि ह्यूमंस करेंगे क्या। उसने बोला लाइफ इन अ सॉल्व्ड वर्ल्ड, इन अ वर्ल्ड सॉल्व्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें हम क्या करेंगे? जहाँ पर हमको कुछ काम नहीं करना होगा तो हम अपने टाइम से करेंगे क्या? ये इंटरेस्टिंग इशू है। एनीवे, वो तो एक अलग इशू है, पर ये हम लोगों को बहुत जल्दी ही सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये सब खत्म होने वाला है। आपके बहुत सारे आर्टिकल्स, आपके इंटरव्यूज़ में आपने CJI, फॉर्मर CJI चंद्रचूड़ साहब को, आपको बहुत ज़्यादा वो पसंद नहीं आए हैं, ऐसा महसूस होता है। क्या रीज़न है इसका? क्यों आपको ऐसा लग रहा कि वो बहुत अच्छे CJI नहीं रहे? मुझे लगता है कि वो एक तो वो दिखावा बहुत करना चाहते थे, इसीलिए बहुत पब्लिसिटी हंग्री भी थे। और दूसरी बात, सरकार के किसी न किसी वजह से सरकार के इन्फ्लुएंस में थे। नहीं तो वो जो गणेश पूजा उन्होंने करी अपने घर पर मोदी जी के साथ, वो नहीं करते अगर सरकार के इन्फ्लुएंस में ना होते तो। बहुत सारे उन्होंने ऐसे गलत जजमेंट्स दिए। सबसे पहले तो ये अयोध्या वाला बिल्कुल गलत जजमेंट। फिर ये जो एक बहुत बड़ा आया, ये सब जो सूट्स फाइल हो रहे हैं कि भाई यहाँ मॉस्क के पहले 400 साल पहले, हाँ, ज्ञानवापी वगैरह, तो ज्ञानवापी में उन्होंने स्टे नहीं किया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वजह से बिल्कुल सूट चलने का कोई औचित्य नहीं था, स्टे कर देना चाहिए था जी। लेकिन उन्होंने नहीं किया। बाद में संजीव खन्ना ने आकर किया, सारे सूट्स को स्टे कर दिया। इस तरह के कई केसेस आए उनके पास जिसमें उन्होंने मेरी राय में सरकार के पक्ष में बिल्कुल गलत जजमेंट्स दिए। एक केस में बहुत अच्छा जजमेंट दिया था, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स। वो ज़रूर बहुत अच्छा जजमेंट था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उसको फॉलो थ्रू नहीं किया। कि हम लोग जब गए कि भाई अब उसमें से ये निकल कर आया है कि ज़्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन लोगों ने उन पार्टियों को दिए हैं जिनसे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, ये तो करप्शन है, इसका इन्वेस्टिगेशन करवाइए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने बोला नहीं, तो फिर उसका फॉलो थ्रू नहीं करवाया। आपके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो चुकी है क्योंकि आपने जुडिशरी के बारे में कुछ ट्वीट्स किए। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई कुछ ट्वीट कर रहा है, कोई वीडियो डाल रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, किसी की अच्छाई कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हुआ वो सही था? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत था। देखिए, मेरे ऊपर 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुए जो बड़े वाले थे। एक तो मैंने 2009 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने बोला था कि इन माय व्यू अबाउट हाफ ऑफ द लास्ट 16-17 चीफ जस्टिसेस हैव बीन करप्ट। करेक्ट। अब वो तो मेरा परसेप्शन था,
मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, तो जी। इसलिए उस पर कोई कंटेम्प्ट चलाने का कोई मतलब नहीं था, गलत था। तो हर एक आदमी अपनी राय रख सकता है। मैंने अपनी बिल्कुल, ऑनेस्ट राय बिल्कुल। रखी थी। दूसरा चलाया इन्होंने कि जब मैंने बोल दिया कि भाई व्हेन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ द कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी इज सीन in this country, the role of the Supreme Court and in particular of the last 4 Chief Justices will be underlined. अब ये भी मेरी राय है, जी, इस पर भी देखिए हर एक आदमी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री अपनी राय रख सकता बिल्कुल। है कि भाई किस वजह से कि डेमोक्रेसी का कोलैप्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, जुडिशरी का उसमें क्या रोल है। इसलिए मेरी राय में तो हम लोगों ने तो अरुण शौरी, एन राम और मैंने एक पिटिशन फाइल करी हुई है इन द हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का ये पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दीजिए, जिसमें लिखा है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। इसी सेक्शन के तहत मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट हुआ। जी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसका कॉलोनियल ओरिजिन है, ब्रिटिश से आया, इंग्लैंड में ख़त्म कर दिया गया है, यहाँ अभी भी चलाया जा रहा है। जस्टिस खन्ना ने बिल्कुल सही बोला है, रिस्पेक्ट हैज़ टू बी अर्नड, नॉट कमांडेड। करेक्ट। एंड कंटेम्प्ट का जुरिस्डिक्शन यूज करके यू आर ट्राइंग टू कमांड रिस्पेक्ट। यू कैन नॉट अर्न एनी रिस्पेक्ट बाय थ्रेट ऑफ कंटेम्प्ट और यूज ऑफ कंटेम्प्ट। उसका एकदम उल्टा इफेक्ट होता है। अगर आप लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं कंटेम्प्ट का थ्रेट देकर, तो लोगों को लगता है कि भाई आप बेईमानी कर रहे हैं, मतलब चोरी और उस पर सीना चोरी, ये लगता है। आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसीलिए आपके ऊपर कंटेम्प्ट हो, कोई अगर बाहर का आदमी ऐसा कुछ बोले तो उस पर नहीं होगा, क्या ऐसा कुछ मानना हो सकता है इसमें? नहीं, वो तो नॉर्मली तो जो कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर कंटेम्प्ट चलाते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं उनके ऊपर नहीं चलाते। आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं? नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर चलाया क्योंकि उनको बहुत सारे लोग मुझसे आहत रहते हैं, सरकार के लोग भी आहत रहते हैं, जुडिशरी के भी कुछ लोग आहत रहते हैं, क्योंकि मैं तो बेबाक तरीके से बोलता हूँ, तो इस वजह से मेरे ऊपर चला दिया, लेकिन बाद में वो ख़त्म ही करना पड़ा। उससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं जुडिशरी को। पर आपको क्या इससे कुछ नुकसान हुआ आपकी छवि पे, आपके काम पे? नहीं, मेरी तो छवि उससे मुझे लगता है कि और बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में आ गए, खड़े हो गए कि भाई ये तो सही बात बोल रहा है और इसके सही बात बोलने पर कंटेम्प्ट चला रहे हैं, तो इसलिए उससे मेरी छवि पर कोई डैमेज नहीं हुआ, जुडिशरी की छवि पर थोड़ा डैमेज ज़रूर हुआ। बिल्कुल। तो आजकल जो ये सोशल मीडिया पे जितने लोग भी बोलते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आपको ये लगता है कि ये सही कर रहे हैं, या इनका ये राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है कि वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं है कि किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। डिफेमेशन एक अलग मुद्दा है। एक अलग मुद्दा है, हाँ, पर कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। आप डिफेमेशन के लिए कर सकते हैं। अगर किसी जज को कोई जना बिल्कुल बोल दे कि ये बेईमान है, तो ज़रूर डिफेमेशन के लिए जाए। क्रिमिनल कंटेम्प्ट सिर्फ तब होना चाहिए जब आप जुडिशल प्रोसीडिंग से कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए किसी कोर्ट में जाकर दंगाई करने लगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ही ना चलने दें, या आप जज को बोलें कि भाई तुम हमारे खिलाफ फैसला दोगे तो हम तुमको गोली मार देंगे, या किसी वकील को बोलें हमारे खिलाफ तुम केस करो, लड़ोगे तो हम तुमको गोली मार देंगे, तुम्हारा टांग तोड़ देंगे, या किसी विटनेस को बोलें, ये तो इंटरफेरेंस विद कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, ये तो कंटेम्प्ट होना ही चाहिए। लेकिन ये स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट या लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, ये कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। डिफेमेशन हो सकता है, सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन का लॉ है इंडिया में, बिल्कुल। इसलिए आप डिफेमेशन में उनके खिलाफ तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है? नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये नहीं आता कि आप किसी को झूठ बोलकर डिफेम करें, वो नहीं आता। उसके लिए यू शुड बी लायबल फॉर सिविल एंड क्रिमिनल डिफेमेशन, करेक्ट, बट नॉट फॉर कंटेम्प्ट। इन माय व्यू दिस जुरिस्डिक्शन, ये बड़ा डेंजरस जुरिस्डिक्शन है, इसीलिए हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है इसको, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट या लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। तो आप ये अपनी लेगेसी, आप
अपने फादर साहब से कैसे कंपेयर करते हैं? आप क्या उनके काम के कहीं करीब पहुंच पाए हैं अपनी जिंदगी में? लीगल नॉलेज और इन डेप्थ प्रिपरेशन ऑफ केसेस एंड इवॉल्विंग न्यू लीगल प्रिंसिपल्स, उसमें तो मैं अपने फादर से कोई अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता. वो तो एक, in my view, he was definitely one of the most ingenious lawyers that this country has produced. करेक्ट. हम उनको अपने आप से नहीं उनसे नहीं कंपेयर कर सकते. हाँ, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट कॉजेस में डेफिनेटली आई फील कि मेरा सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन रहा है. उनका इंटरेस्ट तो दूसरे नॉर्मल केसेस में था, पर उन केसेस में उनमें ये कैपेसिटी थी कि ही कुड इवॉल्व न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ व्हिच हैड नेवर बीन टॉक्ड अबाउट और इवॉल्व्ड बिफोर दैट. और मेरे में शायद उस तरह की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में तो मेरा सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. अब आपसे मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि आज हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओथ ली है. क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वकीलों की या जुडिशरी की उनसे कि वो, आप जैसे कहते हैं कि करप्शन है, बहुत नेपोटिज्म है, तो किस तरीके की जुडिशरी, उनके पास टाइम कम है, 6 महीने का टाइम ही है, तो उनको क्या ऐसा सॉलिड मूव करना चाहिए जिससे हमें जो जुडिशरी में फेथ है वो वापस आ सके? पहली बात तो वो मेन चीज़ करें जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कार्यपालिका और विधायिका को अपने अपने दायरे में रखना जी. तो जिसको कहते हैं ना कि इट इज़ द सेंटिनल ऑन द क्वी वीव. सो सेंटिनल का काम करना, ये काम सबसे अहम है, खासकर आज के माहौल में जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को ट्रैम्पल किया जा रहा है, लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है, वगैरह वगैरह. सो ऐसे सिचुएशन में रूल ऑफ लॉ को ही ट्रैम्पल किया जा रहा है बुलडोज़र वगैरह यूज़ करके. इन्होंने ही बुलडोज़र का जजमेंट दिया है, बहुत अच्छा जजमेंट. तो पहले तो ये काम करें जो कि काफ़ी हद तक संजीव खन्ना ने किया, उस डायरेक्शन को कायम रखें. साथ में अगर वो टाइम कम है, लेकिन जुडिशरी में जो बेसिक फंडामेंटल चेंजेस लाने हैं जी, कि भाई नंबर बढ़े जुडिशरी का, सिलेक्शन का सिस्टम ठीक हो, जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी का प्रॉपर सिस्टम आए. ट्रांसपेरेंसी के लिए तो संजीव खन्ना ने काफ़ी कुछ किया है, अकाउंटेबिलिटी के लिए भी होना चाहिए. ये सब हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी. अगर इसकी शुरुआत वो कर दें, संजीव खन्ना ने ट्रांसपेरेंसी की करी. चंद्रचूड़ साहब ने एक काम बहुत अच्छा किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स, कि भाई आप ई फाइलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हियरिंग कर सकते हैं. ये बहुत बड़ा काम उनके समय में हुआ. That contribution of Chandrachud would be remembered. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. आपने आज अपने विचार हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. You're welcome. मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में. थैंक यू.